कैसे हो? मैं हूँ राधे। आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका केस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल और डिस्टर्बिंग केसेस में माना जाता है। एक ऐसा केस जहां मेडिसिन और रिलीजन के बीच में 36 का आंकड़ा इतना गंभीर हो गया कि आखिर में एक जान चली गई। इस कहानी को दुनिया एमिली रोज के नाम से जानती है, लेकिन इसका असली नाम एनालिस मिशेल था। सवाल आज भी वही है, क्या वो एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इलनेस से जूझ रही थी या फिर वो सच में एक डिमोनिक पोजेशन का शिकार थी? ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सुनाता हूँ तुम्हें उसकी पूरी कहानी। एनालिस मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 बवेरिया वेस्ट जर्मनी में हुआ था। वो एक बहुत ज्यादा धार्मिक रोमन कैथोलिक फैमिली में पली बड़ी थी, जहाँ डिसिप्लिन और फेथ का काफी मजबूत प्रभाव था। उसकी परवरिश काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और बचपन से ही उसकी जिंदगी चर्च के काम में, प्रेयर्स और रिलीजियस वैल्यूज के आसपास ही चलती रहती थी। पढ़ाई में भी वो एक अच्छी स्टूडेंट थी और उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, मानो कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता। किसी भी तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर या साइकोलॉजिकल इशू उसके शुरुआती साल में नोटिस नहीं किया गया, लेकिन ये नॉर्मल जिंदगी ज्यादा समय तक नहीं रही। जब एनालिस लगभग 16 साल की थी, तब उसने अपना पहला मेजर मेडिकल एपिसोड एक्सपीरियंस किया। उसे सीजर्स आने लग गए, जिसमें उसका शरीर टेम्पररी पैरालाइज हो गया और वो अपने चारों तरफ के लोगों को सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स ने उसे डायग्नोस किया टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो सीजर्स के साथ साथ हेलुसिनेशन और ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस भी कॉज कर सकता है। साथ ही उसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी डेवलप होने लगे। उन्होंने उसे एंटी कंसल्वेंट मेडिसिन दी ताकि उसके सीजर्स को कम किया जा सके, और साथ ही साइकेट्रिक मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब की गई ताकि उसके दिमाग को और उसके इमोशंस को स्टेबल रखा जा सके। शुरू में ये एक्सपेक्ट किया गया कि ये ट्रीटमेंट कंडीशन कंट्रोल हो सकती है। अगले कुछ सालों में एनालिस की कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगी। उसने बताना शुरू किया कि उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थी। ये आवाजें अक्सर बहुत ज्यादा नेगेटिव होती थी, उसे बहुत ज्यादा बेइज्जत करती थी और उसको बहुत ज्यादा परेशान भी करती थी। उसको हेलुसिनेशन होने लगते थे, जिसमें वो डिस्टर्बिंग और डरावने चेहरे देखती थी। उसके बिहेवियरल चेंजेस भी पहचाने जाने लगे, सेल्फ हार्म टेंडेंसीज, सिवियर डिप्रेशन, सोशल विड्रॉल, एक्सट्रीम इमोशनल इंस्टेबिलिटी। सबसे सोचने वाली बात ये थी कि वो रिलीजियस ऑब्जेक्ट से दूर होने लगी, उन चीजों से परेशान होने लगी। वो क्रूसिफिक्स के आसपास नहीं जाती थी और प्रार्थना के समय उसे बेचैनी महसूस होती थी। एक डीपली रिलीजियस फैमिली के लिए ये बदलाव एनालिस में बहुत चौंकाने वाला था। इस पॉइंट पर परिवार वालों को लगने लगा कि ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं हो सकती। जब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी एनालिस की कंडीशन नहीं सुधरी, तब उसके परिवार ने और खुद एनालिस ने ये मानना शुरू किया कि वो एक डिमोनिक पोजेशन का शिकार हो सकती है। ये विश्वास धीरे धीरे मजबूत होता गया, खासकर जब उसके सिम्टम्स आम मेडिकल एक्सप्लेनेशन से बाहर लगने लगे। उसने खुद ये दावा किया कि उसके अंदर कुछ एंटिटीज मौजूद हैं जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इस सिचुएशन में परिवार वालों ने चर्च में कांटेक्ट किया और एग्जॉर्सिज्म के लिए रिक्वेस्ट की। शुरुआत में चर्च वाले थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि कैथोलिक प्रोटोकॉल के मुताबिक एग्जॉर्सिज्म तभी अलाउ होता है जब मेडिकल ट्रीटमेंट पूरी तरीके से हो जाए, लेकिन आखिरकार उन्हें परमिशन दे दी गई। 1975 में बिशप ने 2 प्रीस्ट को ऑथराइज किया, फादर आर्नल्ड रेंस और फादर अर्नस्ट ऑल्ट। उन्होंने परफॉर्म किया रिचुअल रोमिनम, जो कि कैथोलिक एग्जॉर्सिज्म का एक सदियों पुराना रिचुअल है। सितंबर 1975 से जुलाई 1976 के बीच में टोटल 67 एग्जॉर्सिज्म सेशन कंडक्ट किए गए। कुछ सेशंस 3 से 4 घंटे तक चलते थे। सेशंस के दौरान एनालिस का व्यवहार बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और अननेचुरल हो जाता था। उसने ये दावा किया कि उसके अंदर 6 शैतान मौजूद हैं। लूसीफर, जूडस,
नीरो, केन, एडोल्फ हिटलर, Der steckt darin, der drinnen. Der das ganze Deutschland verführt, oder? और एक डिसग्रेस्ड प्रीस्ट फ्लिशमैन। रिकॉर्डिंग्स के अकॉर्डिंग उसकी आवाज अलग अलग टोन्स में शिफ्ट होती थी, जैसे मल्टीपल पर्सनालिटीज एक साथ बोल रही हो। एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसको शारीरिक रूप से रोकना पड़ता था क्योंकि वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ये प्रोसेस शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बहुत ही थका देने वाला था, एनालिस के लिए भी और उन सब लोगों के लिए भी जो इस एग्जॉर्सिज्म में शामिल थे। एग्जॉर्सिज्म के दौरान एक बहुत ही मुश्किल और दिल पर पत्थर रखने वाला फैसला लिया गया। एनालिस ने धीरे धीरे अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना बंद कर दी। ये फैसला उसके इस विश्वास पर था कि दवाइयां उसके अंदर मौजूद शैतानों को कमजोर नहीं कर पा रही हैं। समय के साथ उसने खाना भी कम करना शुरू कर दिया और फिर ऐसी स्थिति आई जब उसने लगभग पूरी तरह से खाना छोड़ दिया। इसका सीधा असर उसकी फिजिकल हेल्थ पर पड़ने लगा। उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर होता गया और उसकी कंडीशन तेजी से बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि उसकी बॉडी को नॉर्मल तरीके से काम करना भी मुश्किल हो गया। जुलाई 1, 1976 को एनालिस मिशेल की डेथ हो गई। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। उसका बॉडी वेट लगभग 31 किलोग्राम रह गया था। ऑफिशियल ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी डेथ का प्राइमरी कॉज था सिवियर माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन। ये एक दर्दनाक अंत था, एक ऐसा केस जहां इलाज के कई अलग अलग तरीके नाकाम हो गए। उसकी डेथ के बाद जर्मन अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। एनालिस के पेरेंट्स और दोनों प्रीस्ट पर चार्ज लगाए गए नेग्लिजेंट होमोसाइड का। ईयर 1978 के ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू किया कि समय पर मेडिकल इंटरवेंशन दिया जाता तो उसकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ये गवाही दी कि वो सीवियर एपिलेप्सी और साइकोसिस से जूझ रही थी। डिफेंस ने ये क्लेम किया कि वो जेन्युइनली पोजेस्ड थी और एग्जॉर्सिज्म एक नेसेसरी स्टेप था। कोर्ट ने फाइनल जजमेंट में पेरेंट्स और 2 प्रीस्ट को गिल्टी डिक्लेयर किया। उन्हें 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस दे दी गई जो बाद में प्रोबेशन में कन्वर्ट कर दी गई। एनालिस मिशेल का केस आज भी अनरिजॉल्व डिबेट का सब्जेक्ट है। कुछ लोग इसे एक क्लियर एग्जाम्पल मानते हैं अनट्रीटेड मेंटल इलनेस का। दूसरे लोग इसे एक जेन्युइन केस ऑफ डेमोनिक पोजेशन के रूप में देखते हैं। ये कहानी सिर्फ एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये एक रिमाइंडर है कि बिलीफ सिस्टम्स और मेडिकल साइंस के बीच बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है। आखिरकार सच क्या है, ये आज भी एक खुला सवाल है। मैं हूँ राधे, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।